दोस्तों वैसे तो हमारे देश में सरकारी कामकाज होने में, सरकारी फैसले लेने में कई बार हफ्तों, कई दिन, महीनों और कई बार तो सालों साल लग जाते हैं। लेकिन जब बात चुनाव आयोग पर आती है तो सरकार ऐसे हरकत में आती है कि जो काम 20-25 सालों में करना मुश्किल हो जाए वो केवल 48 घंटों में हो जाता है। दोस्तों जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए, महाराष्ट्र चुनाव के आंकड़ों को लेकर सवाल पूछे और अखबार भर दिए संपादकीय लिखकर, तो बीजेपी वाले तिलमिलाए। बीजेपी वालों ने इसके जवाब में बाकायदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आर्टिकल लिखा और उसके बाद बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने आर्टिकल लिखा और राहुल गांधी से कहा गया कि राहुल गांधी जो है संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन दोस्तों आप तो जानकारी निकल कर आई है, वो इस बात की ओर इशारा करती है कि आखिर चुनाव आयोग की असहमति के बाद भी इतनी जल्दी में क्यों थी सरकार। दोस्तों जो काम गोदी मीडिया नहीं कर पाई वो काम स्क्रोल के पत्रकार अरविंद गुनेस्कर ने किया है। अरविंद गुनेस्कर का बहुत ही शानदार आर्टिकल है जो स्क्रोल में छापा गया है। दोस्तों और इस आर्टिकल में अरविंद गुनेस्कर ने वो डॉक्यूमेंट रख दिए हैं जो अब तक छुपाए जा रहे थे, जिसकी पर्दादारी थी। दोस्तों इस पूरे आर्टिकल को आप चाहें तो खुद पढ़ सकते हैं स्क्रोल पर। इस आर्टिकल का शीर्षक है इलेक्शन कंडक्ट रूल्स अमेंडेड एट लाइटनिंग स्पीड डिस्पाइट ऑब्जेक्शन बाय लॉ ऑफिसर्स, डॉक्यूमेंट शो। दोस्तों इसका मतलब हुआ दस्तावेजों से पता चलता है कि कानूनी अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद भी चुनाव आचरण नियमों में बिजली की गति से संशोधन किया गया। बिजली की गति पता ना, इतनी तेजी से, मतलब इतनी तेजी से चुनाव आचरण नियमों में बदलाव किया गया जो अमूमन देखा नहीं जाता। और इसको साबित करने के लिए पत्रकार अरविंद ने पूरा का पूरे आर्टिकल में डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं। आप चाहे तो ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी का ये आर्टिकल है, इसके कुछ अंश मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ जो कि अरविंद गुनेस्कर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स में शेयर भी किए हैं। दोस्तों आपको याद होगा जब हरियाणा में इलेक्शन के नतीजे आए तो हर कोई एकदम हैरान रह गया। ये बात सही है कि उसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी गलतियां की थी और बहुत भीतरघात हुई थी, लेकिन कई जगहों में गलत फर्जी वोटिंग की शिकायतें भी की कांग्रेस पार्टी ने। कई जगह अलग अलग तरह की शिकायतें आई। तो उस वक्त वरिष्ठ वकील हैं महमूद पराचा, याद होगा आपको, मेरे चैनल में भी महमूद पराचा साहब कुछ बार जुड़े हुए हैं। तो महमूद पराचा ने हाईकोर्ट में इस तरह की अपील की कि हरियाणा के जो पोलिंग पेपर्स हैं, जो पोलिंग के दौरान पेपर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो डॉक्यूमेंट्स और जो सीसीटीवी फुटेज है उसका एक्सेस उनको दिया जाए। अब ये एक ऐसी चीज है दोस्तों जो कोई भी मांग सकता है, जो आप भी मांग सकते हैं, जो मैं भी मांग सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये की ही इसलिए जाती है कि आने वाले वक्त में किसी भी तरह का कोई शिकायत या विवाद हो तो कम से कम फुटेज हो। तो हाईकोर्ट चले गए महमूद पराचा और दोस्तों हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कह दिया कि आप महमूद पराचा को ये सब एक्सेस करवाइए। लेकिन हैरानी सबको तब हो गई जब अचानक ये खबर आई कि चुनाव आयोग महमूद पराचा को सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा फुटेज देता उससे पहले ही इस पूरे के पूरे नियमों में ही बदलाव कर दिया गया। और ये सब कुछ हैरान करने वाला जो बात है वो ये है कि सब कुछ 48 घंटे में कर दिया गया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप चाहे तो पूरा विस्तार से ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं और जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत शानदार आर्टिकल है ये। अरविंद गुनेस्कर जैसे पत्रकार वाकई में बहुत मेहनत करते हैं इस तरह के आर्टिकल्स को छापने के लिए। लेकिन दोस्तों इस पूरे आर्टिकल में जो क्रोनोलॉजी है वो अरविंद गुनेस्कर ने अपने सोशल मीडिया एक्स पे डाली हुई है। उसके जरिए आपको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे दोस्तों इस आर्टिकल में बताया गया है कि हरियाणा के नतीजे आने के बाद 9 दिसंबर 2024 को यानी पिछले साल हरियाणा चुनाव के फॉर्म 17C और सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए। ये खबर मैंने भी आपको दिखाई थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन उसके एक हफ्ते के बाद से ही खेल शुरू हो गया। एक हफ्ते बाद चुनाव आयोग ने 17 दिसंबर 2024 को, यानी कि जब हाईकोर्ट ने आदेश दिए उसके ठीक एक हफ्ते बाद, चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 में संशोधन के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिख दिया। ठीक है, ठीक एक हफ्ते बाद। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, केंद्रीय कानून मंत्रालय को 19 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग का पत्र मिल भी गया। तुरंत रिसीविंग भी हो गई, नहीं तो रिसीविंग होने में कई बार हफ्तों महीनों लग जाते हैं। लेकिन देखिए 17 दिसंबर को ईसी ने, चुनाव आयोग ने पत्र लिखा कानून मंत्रालय को और 19 तारीख को केवल 2 दिन के अंदर पत्र मिल भी गया। ठीक है, कानून मंत्रालय को। इसके बाद देखिए कानून मंत्रालय उसके ठीक एक दिन बाद, रिसीविंग के एक दिन बाद
20 तारीख को 20 दिसंबर 2024 को चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक कर देता है। अच्छा, इस बैठक में सब कुछ हो जाता है दोस्तों। इस बैठक में प्रस्तावित संशोधन की भाषा पर आपत्ति भी जाहिर की जाती है। चुनाव आयोग ने इसमें आपत्ति भी जाहिर की, भाषा को लेकर, कुछ शब्दों को लेकर आपत्ति जाहिर की। मैं जान के आपको नहीं बता रही क्योंकि मैं चाहती हूं कि इतना शानदार आर्टिकल आप खुद पढ़ें। एक रिपोर्टर बहुत मेहनत करता है इस तरह के आर्टिकल्स को सबमिट करने में, बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं इसको लेकर। दोस्तों, इसके बाद उसी बैठक में चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय द्वारा संशोधित मसौदा उपलब्ध भी करा दिया गया। उसके बाद दोस्तों उसी दिन एक और एक्शन होता है। चुनाव आयोग ने उसी दिन 20 दिसंबर 2024 को कानून मंत्रालय के संशोधित मसौदे की पुष्टि की और अनुरोध किया कि इसे जल्द से जल्द अधिसूचित कर दिया जाए, मतलब इसको नोटिफाई कर दिया जाए। सब कुछ उसी दिन हो रहा है। बैठक भी हो गई, चुनाव आयोग ने आपत्ति भी जाहिर कर दी, उसके बाद सहमति भी बन गई और उसी दिन चुनाव आयोग ने कह दिया कि जल्दी आप इसको नोटिफाई कर दीजिए, इसको अधिसूचित कर दीजिए। और उसके बाद दोस्तों विधि मंत्रालय द्वारा, कानून मंत्रालय द्वारा संशोधन अधिसूचना के लिए नोट का अंतिम रूप भी दे दिया गया। 20 दिसंबर 2024 को एएलसी, डीएलसी, अतिरिक्त सचिव, सचिव और केंद्रीय विधि मंत्री द्वारा इसे अनुमोदित भी कर दिया गया। ये सब कुछ उसी दिन हो रहा है, 20 तारीख को। इसके बाद चुनाव संचालन नियमों में संशोधन उसी रात, मतलब सुबह बैठक हो रही है। 20 तारीख को बैठक हो रही है, बैठक में चर्चा हो रही है, चर्चा में असहमतियां भी दर्ज की जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों जो संशोधित मसौदा है वो चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया जाता है। फिर चुनाव आयोग सरकार से कह देता है कि भैया आप जल्दी इसको नोटिफाई भी कर दीजिए, और उसी रात 10:23 पर ये नोटिफाई कर दिया जाता है, इसको अधिसूचित कर दिया जाता है। मतलब ये बता देती है सरकार कि ये तो हमने कर दिया, ऑन रिकॉर्ड, पेपर पे। मतलब ये सारा एक्शन कब हुआ है? केवल 48 घंटे में। केवल 48 घंटे में ये सब कुछ हो गया। और दोस्तों बकायदा ये जानकारी डॉक्यूमेंट्स के साथ स्क्रोल ने छाप दी है, उसके पास पूरा डॉक्यूमेंट का एक्सेस है। 48 घंटे में, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये मामला था, लेकिन केवल 48 घंटे में इसमें सब कुछ कर दिया गया। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, रिटन है। दोस्तों एक और चीज पत्रकार अरविंद यहाँ पर लिखते हैं, आप देखिए वो क्या लिखते हैं। कानून मंत्रालय के संशोधित मसौदे की पुष्टि करने वाली चुनाव आयोग यानी कि ईसी का पत्र मंत्रालय को फिजिकली यानी कि भौतिक रूप पर, मतलब हाथ में जैसे फिजिकली होता है ना, भौतिक रूप में 1 या 2 जनवरी 2025 को मिला, जबकि संशोधन को 20 दिसंबर 2024 को अधिसूचित कर दिया गया। हो सकता है ईसी ने 20 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से अपनी पुष्टि दे दी हो और बहुत अर्जेंसी के कारण बाद में रिकॉर्ड के लिए भौतिक पत्र भेजा गया हो। मतलब सब कुछ ऑन पेपर हो गया रात को, बाद में फिजिकली रिसीव किया गया। फिजिकली रिसीविंग की जो डेट है वो बात की है। मतलब अरविंद ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अर्जेंसी दिखाकर, मतलब अर्जेंसी बताकर उसी रात को जब नोटिफाई किया गया सरकार द्वारा, ईसी ने कह दिया हो कि हाँ भाई हमें सब कुछ ऑन रिकॉर्ड फिजिकली नहीं मिला है, लेकिन हमें ईमेल पे मिल गया है। तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी दोस्तों कि सब कुछ 48 घंटे में कर दिया गया? ऐसी क्या चीज थी जिसकी पर्दादारी थी, जो छुपाया जा रहा था? दोस्तों अब इसके बाद मुझे याद आता है राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट। याद होगा आपको, अचानक से दोस्तों 2022 में खबर आई कि जो उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त थे अरुण गोयल, उन्होंने वीआरएस ले ली। इतना बड़ा पद, इतने बड़े पद से अचानक से अरुण गोयल ने खुद अपने आप, मतलब खुद ही रिटायरमेंट ले ली, वीआरएस ले ली, अर्ली रिटायरमेंट। और उसके बाद ऐसे ही फटाफट 24 घंटे के अंदर उस वक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भी नियुक्ति कर दी गई थी। उसको लेकर भी बहुत विपक्ष ने हल्ला मचाया था, विपक्ष ने बहुत इसका विरोध किया था। और दोस्तों अब तक इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि इससे पहले जिन्होंने वीआरएस ली, अरुण गोयल, उन्होंने क्यों वीआरएस ली। सब कुछ अचानक हुआ और 24 घंटे के अंदर राजीव कुमार का अपॉइंटमेंट भी हो गया। तब भी ऐसी ही जल्दबाजी की गई थी, तुरंत 24 घंटे में, और अब भी 48 घंटे में ये सब कुछ किया गया है। और दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जब बने थे राजीव कुमार, तो सब कुछ 24 घंटे में हुआ था। उनकी नियुक्ति भी, राष्ट्रपति की मोहर भी, और अभी भी देखिए सब कुछ 48 घंटे में हुआ है। दोस्तों ये जो चिंताएं हैं ये केवल किसी एक पार्टी विशेष या नेता विशेष की नहीं है, ये चिंताएं हम सबकी सामूहिक होनी चाहिए। चुनाव आयोग की बहुत विश्वसनीयता थी इस देश में। चुनाव आयोग उन संस्थाओं में से था जिसकी विश्वसनीयता सेना के बाद कुछ संस्थाओं में से एक मानी जाती थी। कि सरकार तो हमारे देश में क्योंकि एक पार्टी चलाती है तो सरकार का तो विरोध होता रहा है, कभी ये विरोध करते हैं, कभी वो विरोध करते हैं, क्योंकि कभी ये सत्ता में होते हैं, कभी वो सत्ता में होते हैं, तो ये विरोध तो चलता रहता है। लेकिन ये कुछ संस्थाएं थी, जैसे सीईसी चुनाव आयोग है, सेना की तो खैर अभी भी बहुत बड़ी साख है, बहुत
सबसे बड़ी साख जो इस देश में किसी संस्था की है वो सेना ही है, लेकिन चुनाव आयोग की भी बहुत साख हुआ करती थी। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है हमारे सामने हुआ है, और जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायतों पर अब तक कोई माकूल जवाब ना आ पाना, आंकड़ों की हेराफेरी को लेकर चुनाव आयोग की शिकायतों पर अब तक कोई माकूल जवाब ना आ पाना, ना ये बता पाना चुनाव आयोग का कि आखिर 10-10 दिन उसको क्यों लग रहे हैं फाइनल आंकड़ा बताने में, और फिर 10 दिन बाद वो फाइनल आंकड़ा जो होता है वो इतना % क्यों बढ़ जाता है। और उसके बाद दोस्तों स्क्रोल की ये खबर राहुल गांधी के पूछे हुए सवाल को और पुख्ता करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये सवाल हम सबके सामूहिक होने चाहिए। दोस्तों एक पत्रकार की जिम्मेदारी पुख्ता तौर पर खबर निकालने तक खत्म हो जाती है, उसके बाद जिम्मेदारी समाज की आती है। अब ये जो खुलासा हुआ है ये न केवल चिंता पैदा करता है बल्कि विपक्ष के नेताओं के आगे भी एक चैलेंज खड़ा करता है कि उनको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना है, उनको एक ऐसी व्यवस्था से लड़ना है जहां कुछ भी उनके समर्थन में नहीं है। ना मीडिया का नैरेटिव उनके समर्थन में है, ना संसाधन उनके समर्थन में है, ना पैसा अकूत ताकत उनके समर्थन में है। और चुनाव आयोग के बारे में तो खैर मैं क्या ही कहूँ। दोस्तों चुनाव आयोग की तटस्थता को लेकर, उसके निष्पक्षता को लेकर हाल के दिनों में जो सवाल खड़े हुए हैं, उस बीच स्क्रोल का यह आर्टिकल और क्या शक पैदा करता है लोगों के मन में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी इन 2 ऑप्शंस के जरिए चैनल की मदद जरूर करें।